सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं इटर्नल बायोलॉजी बाय गौरव शर्मा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के टीआरएनए या फिर आरएनए से रिलेटेड कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, क्योंकि 12th लेवल पर इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं हो पाते। सो एज आई एम स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री इन माई MBBS फर्स्ट ईयर, सो आई हैव read them now onwards only. So I thought of making video on this, as many students lack the concepts in this, and I will further try to make the video on transcription and translation related numericals and some objective questions. So this is a 5 minutes video having 5 or 6 I think numericals or questions which I think that they are helpful to all of you. So please watch the video fast. Thank you. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए, तो देखिए जो हमारी कोडिंग होती है वो जनरली mRNA पे होती है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। जैसे DNA से बना mRNA और mRNA से बना प्रोटीन, तो ये जो कोडिंग है प्रोटीन्स की वो किस पे हुई? mRNA पे, तो mRNA इज़ अ कोडिंग प्रोटीन। और सेकंड ऑप्शन हमारा sRNA, तो डेट इज सोल्यूबल आरएनए। सोल्यूबल आरएनए इज tRNA, ठीक है। और rRNA डेट इज राइबोसोमल आरएनए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 2 and 3। सो दिस इज वी वाला आंसर हो जाएगा। और अगर कोडिंग पूछ लेता तो rRNA डेट इज mRNA, सॉरी। और ये याद रखना, सोल्यूबल आरएनए इज tRNA। एडेप्टर आरएनए पूछ लेता तो वो भी हमारा tRNA होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द DHU लूप फंक्शंस, डेट इज डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन लूप। आप ये डायग्राम देख लीजिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है डायग्राम, कि ये हमारा DHU लूप है, ये हमारा tRNA का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 4 लूप्स होते हैं, DHU लूप, एंटीकोडॉन लूप, साई लूप और ये एंड टर्मिनल, और ये एक एक्स्ट्रा आर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इनके चारों के फंक्शंस आपको बता देता हूँ, उसके बाद हमें बहुत ही आसान रहेगा इस क्वेश्चन को टैकल करने में। चलिए, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन लूप पर अमाइनो एसिटाइल या अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज बाइंड होता है। कौन सा बाइंड होता है? अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। वो जैसे यहाँ पर बाइंड होता है वैसे ही 3' एंड पर अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है, डेट इज एंजाइम मीडिएटेड, ठीक है। तो इस वाले एंड पर अमाइनो एसिड अटैच होगा, DHU लूप पर अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अब देखिए अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसाइल tRNA स्ट्रक्चर है tRNA, और अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करवा देगा तो सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। एंटीकोडॉन लूप पर क्या होता है? एंटीकोडॉन लूप पर हमारा जो mRNA होता है, mRNA उसके कोडॉन आते हैं तो वो उससे अटैच होने में मदद करता है। मतलब जो कोडॉन mRNA पर होंगे उसके अपोजिट कोडॉन इस वाले लूप पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये अटैच हो जाए, ठीक है। साई लूप क्या करता है? साई पहली बात होता है हमारा स्यूडो यूरिडीन, ठीक है। स्यूडो यूरिडीन लूप क्या करता है? ये राइबोसोम से अटैच होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, राइबोसोम से अटैच होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। द DHU लूप फंक्शंस एज रिकॉग्निशन साइट फॉर एंजाइम विच एड अमाइनो एसिड। तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। बाकी हम पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर mRNA, tRNA एंड अमाइनो एसिड विद ईच अदर फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो मैंने ये बताया कि कहाँ हो जाएगा? rRNA। भाई DHU लूप का फंक्शन थोड़ी है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? mRNA, tRNA और अमाइनो एसिड एक दूसरे से ट्रांसलेशन के लिए कहाँ जुड़ेंगे? rRNA पर, ठीक है। एज अमाइनो एसिड अटैचर ऑन tRNA, जी नहीं, वो तो 3' एंड का फंक्शन है। रिकॉग्नाइज ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ mRNA, ये एंटीकोडॉन लूप का फंक्शन है। सो आवर आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एंजाइम हेल्पिंग इन अटैचिंग द अमाइनो एसिड टू द एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसलोकेज या फिर ट्रांसफरेज। तो इसका आंसर हमने सेकंड क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। भाई कॉमन सेंस लगाइए, देखिए अमाइनो एसिड अटैच करना है तो अमाइनो एसिड, टीआरएनए पे अटैच होगा टीआरएनए। अब ये सिंथेसिस करवा रहा है, भाई अमाइनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे, तो सिंथेटेज। ट्रांसलोकेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ट्रांसफर थोड़ी करवा रहा है, और ट्रांसफरेज भी नहीं होगा। ट्रांसलोकेज क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफरेज सिंगल मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप का। तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन हट गए, बचा हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइबोसोम इज बाउंड टू टीआरएनए बाय, टीआरएनए और राइबोसोम को कौन जोड़ता है? एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, स्यूडोयूरिडिन आर्म या डीएचयू लूप? स्यूडोयूरिडिन आर्म इज द आंसर, दैट इज ऑल्सो नोन एज साई लूप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए इज अकम्पनीड बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए जब जब होगा तब तब क्या क्या होगा? इंक्रीज इन विस्कोसिटी होगा, हाइपर क्रोमेसिटी होगा, अनस्टैकिंग ऑफ बेस होगा, या रीडेस्टेबिलेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो देखिए इसमें हमें आंसर लगाना है इंक्रीज इन विस्कोसिटी, क्योंकि जब भी डीएनए डीनेचर होगा तो प्रोटीन बिखर जाएंगे प्रोटीन, तो हिंड्रेंस कम हो जाएगा, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी डीएनए के डीनेचुरेशन प्रोसेस में। ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हाइपर क्रोमेसिटी क्यों होगी? देखिए जब भी डीएनए का डीनेचुरेशन होगा तब जो डीनेचर्ड बेसेस और प्रोटीन्स हैं डीएनए के अंदर, वो क्या करने लगते हैं? ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने लगेंगे तो ज़्यादा लाइट रेडिएट करेंगे, ज़्यादा लाइट रेडिएट करेंगे तो हाइपर क्रोमेसिटी को डेवलप करेंगे। और उसी तरह से अगर एक क्वेश्चन आ जाए, डीनेचुरेशन हो गया, अब अगर डीएनए एनीलिंग हो गई या फिर डीएनए को हमने क्या कर दिया? एनील कर दिया, तो अब क्या होगा? तब हाइपोक्रोमेसिटी हो जाएगा। अब अनस्टैकिंग ऑफ बेसिस, इसका सीधा मतलब ये डीनेचुरेशन करेंगे तो बेसिस बिखर जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज अनस्टैकिंग ऑफ बेसिस। अब ये क्या बोल रहा है? रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए हेलिक्स। भाई डीएनए हेलिक्स तो टूटेगा, रीएस्टेब्लिशमेंट थोड़ी होगा, डीएस्टेब्लिशमेंट होगा। सो आवर आंसर विल बी increase in viscosity. Okay, so these are the 5 important questions which I think are important for you.